सबसे पहली चीज तो ये बात समझ लो कि जो लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। क्योंकि मैं सब जगह जाकर के सबसे एक ही अपील कर रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा तो इसमें उसकी गलती नहीं है, उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। समस्या क्या आ रही है? सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। कारण क्या है? ऐसा कारण क्या रहा अचानक के लोग आत्महत्या करने लगे? सिर्फ कर्जा नहीं, कर्जा एक कारण है, कर्जे के साथ आने वाली बदनामी किसी को बता भी नहीं सकते। कहते ना, कर्जा ऐसी बीमारी है कि सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए, किसी को कह भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया, साहूकार से लिया, किसी जानकार रिश्तेदार किससे भी लिया, आपकी स्थिति अच्छी रही होगी तभी आपको पैसा मिला होगा। बिना स्थिति अच्छी हुए कोई पैसा नहीं देता। बैंक ने आपकी आईटीआर देखी होगी, आपकी जान पहचान वालों को आपके व्यापार के बारे में पता तभी पैसा मिला ना। तब आपकी स्थिति अच्छी थी, आपको पैसा मिल गया। आज स्थिति खराब है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा बैंक को? बैंक को कोई सपना नहीं आएगा, आपके जानकार को कोई सपना नहीं आएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले बात तो भागना नहीं है। लोग नोटिस से भाग रहे हैं, यहां भी कई लोग आएंगे, मिलूंगा, नोटिस नहीं लाए, नोटिस आया है लिया नहीं है, किसी ने सलाह दे दी नोटिस घर पे लेने आए, लो मत, रिसीव मत करो। आपको ये नहीं पता कि अगर आप 3 बार नोटिस आने बाद रिसीव नहीं करेंगे तो उसको एक्स पार्टी करके आपके खिलाफ डिसीजन ले लिया जाएगा। आप कब तक भागेंगे? बैंक से भागा नहीं जा सकता, आपको सिस्टम से लड़ने की जरूरत है, सिस्टम को जानने की जरूरत है। तो एक तो कमी है, लोग अवेयर नहीं है। दूसरा, सरकार की कुछ कमियां रही, खासकर से नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, और उससे बड़ी मार जो पड़ी लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद। लोगों का व्यापार बंद हो गया, लोगों की नौकरियां छूट गई। और मैं सबसे एक ही बात कर रहा हूं कि अगर किसी का व्यापार बंद हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, वो किस्त कहां से भर सकता है? चाहे वो प्राइवेट फाइनेंसर की हो या बैंक की हो, नहीं भर सकता। तो उसको क्या चाहिए? या तो उसको माफ कर दो लोन। भाई बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया ना, अभी अदानी का 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन अंडरराइट कर दिया गया। अंडरराइट का क्या मतलब है? अदानी जी के पास जब पैसे होंगे तब दे देंगे, वो समय दे दिया गया उनको। हम भी तो ये कह रहे हैं, या तो लोन माफ कर दो, और जिनका लोन माफ नहीं कर सकते उन्हें कम से कम 2 साल का समय दे दो, ताकि वो व्यक्ति परेशानी से बच जाए। अगर जितने भी व्यापारी हैं जिनके ऊपर कर्जा, उनको बोला जाए 2 साल तक कोई किस्त नहीं भरनी, कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने आप ही रिलैक्स हो जाएगा कि 2 साल बाद आराम से 2 साल में व्यापार करके भर देंगे। बहुत सारे लोगों का एजुकेशन लोन चल रहा है, बहुत सारे लोगों का प्रॉपर्टी मोर्टगेज है। अब बैंक वाला क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी कब्जा करना चाह रहा है। कई ऐसे केस है वेस्ट बंगाल में, मैंने देखा 4.5 करोड़ रुपए का लोन है और बैंक को प्रॉपर्टी गई है 15 करोड़ की, और बैंक उस प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रहा है। वो सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है। व्यक्ति कह रहा है कि मैं सेटलमेंट का मुझे समय दे दो, मैं प्रॉपर्टी बेच करके दे दो। नहीं, बैंक कब्जा करना चाहता है। हमें उससे भी बचना है। लेकिन अगर स्थिति खराब हो गई, आज नौकरी चली गई या कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। और अगर किसी को लग रहा है उसका अभी व्यापार ठीक चल रहा है, नौकरी ठीक चल रही है, या 2-3 महीने बाद दिक्कत आ सकती है, अभी किस्त भर रहा हूं लेकिन आगे नहीं भर पाऊंगा, तो उस मनहूस दिन का इंतजार मत करो कि जब किस्त बाउंस हो जाए। क्योंकि जब बाउंस हो जाएगी और तब बैंक जाओगे तो बैंक आपको डिफॉल्टर मानेगा। करो क्या? इससे पहले कि तुम्हें पता है अगले महीने में किस्त नहीं भर पाऊंगा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी छूट गई, नोटिस आ गया, इससे पहले कि तुम्हारी किस्त बाउंस हो, बैंक में जाकर के बात करो। और आरबीआई की गाइडलाइंस है, बैंक आपको समय दे सकता है, बैंक आपका लोन रीस्ट्रक्चर कर सकता है, बैंक आपके लिए अरेंजमेंट कर सकता है कि आपका रीफाइनेंस कर दे चीज को, कि भाई चलो पुराना लोन क्लियर कर दो, नया फाइनेंस कर दो, किस्त का अमाउंट कम कर दो, ड्यूरेशन को कम कर सकता है। जैसा आप चाहोगे आपकी फेवर में करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप बैंक में जाके बात करोगे। कई लोग बैंक जा नहीं रहे, और कई जगह क्या हो रहा है, बैंक वाला बात नहीं कर रहा। बैंक को नोटिस अगर आप देते हो, बैंक आपको नोटिस देता है, उसका जवाब आपको देना होता है। जैसे बैंक को आपको नोटिस देने का अधिकार है, ऐसे ही आपको भी बैंक को लेटर देने का अधिकार है। यदि कोई बैंक मैनेजर आपका लेटर लेने से मना करता है, उसकी वीडियो बना लो, बस कुछ नहीं करना। लेटर हाथ में रखो, देखो जी मैं बैंक में आया हूं, मैनेजर साहब को लेटर दे रहा हूं, रिक्वेस्ट दे रहा हूं मेरी किस्त को कम करने के लिए या मुझे समय देने के लिए, मैनेजर मेरा लेटर ले नहीं रहा, साहब नौकरी चली जाएगी। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर कस्टमर अपनी परेशानी बता रहा है तो कस्टमर के नाते, कंज्यूमर के नाते आप सुन तो लो, भाई बेनिफिट मत दो। यही तो होगा ना, बैंक कहेगा किस्त का समय नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अबे सुन तो लो भाई मेरी स्थिति क्या है। और कई स्थितियों में बैंक को आपको समय देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए घर में कोई एक्सपायर कर गया, मान लीजिए आग लग गई, मान लीजिए कोई तूफान आ गया, मान लीजिए बिजनेस पूरा हैम्पर हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, उस केस में बैंक को आपको समय देना पड़ेगा।
और बैंक कितना समय दे सकता है? 2 साल तक का बैंक के पास अधिकार है आपको समय देने का। 2 साल तक का मोनिटोरियम बैंक आपको दे सकता है, जिसमें आपको किस्त नहीं भरनी पड़ेगी, पेनल्टी सरचार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहो। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए किस्त है, बैंक कहेगा आपको आप 2,000 रुपए महीना इंटरेस्ट के पे करते रहो, आपको 1 लाख रुपए नहीं देने। तो हर कोई दे देगा, क्या ठीक है 2,000 रुपए दूंगा, मेरा 1 लाख रुपए से बच जाऊंगा। लेकिन कब होगा? जब बैंक में जाके बात करोगे, अपनी स्थिति रखो। बैंक अगर नहीं लेता है लेटर फिर भी, तो तुम्हारे पास एक और अधिकार है, आरबीआई कहता है बैंक को स्पीड पोस्ट कर दो। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट करना, जो पोस्ट ऑफिस से मिलेगी, और उसकी रसीद रख लो। अब जब बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा कोर्ट और बैंक बोलेगा डिफॉल्टर है, हम दिखाएंगे रसीद, देखो जी हमने बैंक में लेटर लेके गए थे, ये वीडियो हमारे पास है, मैनेजर ने लेने से मना कर दिया, ये रसीद हमारे पास है, इस रसीद के हिसाब से हमने इनको पोस्ट कर दिया था, और बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। बैंक को जब आप कोई लेटर देते हो तो आपका अधिकार है, बैंक जवाब देगा। और एक तरीका बता रहा हूं कैसे लिखना है लेटर। अपना बैंक का ब्रांच का नाम, मैनेजर का नाम, या नाम नहीं पता तो सिर्फ बैंक का नाम, एसबीआई या जो भी नाम, मैं नाम नहीं ले रहा चाह रहा किसी बैंक का भी, जिसका भी बैंक का आपका लोन चल रहा है, आप बताओ जी मेरी स्थिति आज अच्छी नहीं है, जब मैंने लोन लिया था मेरी स्थिति ठीक थी, आज मेरा व्यापार नहीं चल पा रहा, नौकरी छूट गया, जो भी रीजन, आप पूरी कहानी लिखो और उसमें एंड में लिख दो कि जैसे अदानी जी का 12,000 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया है, मुझे भी कम से कम 2 साल का वैसे ही समय दे दिया जाए, और 1 सप्ताह में अगर बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि बैंक ने मेरी अर्जी मंजूर कर ली है। अब क्या कर दिया तुमने? अगर बैंक 1 सप्ताह में जवाब नहीं देता तो तुम कोर्ट जाओगे, तुम कहोगे देखो जी मैंने तो लिखा था कि बैंक ने मंजूर कर लिया। अब क्या होगा? बैंक को 1 सप्ताह में जवाब देना पड़ेगा, चाहे भले ये लिख के दे बैंक कि मैं आपकी अर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। बैंक का जवाब आते ही तुम्हारे हाथ मजबूत हो गए। क्यों? तुम्हारा 2 वे कम्युनिकेशन शुरू हो गया। अभी एक तरफ से लेटर जा रहा था, अभी उधर से आ गया। और देखो बैंक कितना तेज है। बैंक क्या करता है? बैंक हर चीज पे नोटिस देता है, लेटर आते हैं बैंक के, तुम क्या करते हो? फोन पे बात करते हो। ओरली बात मत करो, रिटर्न में बात करो। बैंक भी रिटर्न में कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है? बैंक आपकी फाइल मोटी कर रहा है। जब कोर्ट जाएगा बैंक तो उसकी फाइल में होंगे 50 पेज, आपके पास एक भी पेपर नहीं होगा, क्योंकि आपने एक भी लेटर दिया ही नहीं है। तो बैंक की चाल को समझो, खासकर से वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिनका घर गिरवी है, बैंक चाहता है कि उसको कब्जा कर लिया जाए। वो तब तक आपको टॉपअप भी देता रहेगा, पैसा भी देता रहेगा, जब तक आप डिफॉल्ट ना कर जाओ। इस जाल में नहीं फंसना है। फिर भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर एक भी किस्त नहीं भर पा रहे, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज का विकल्प है। कई लोग कहते हैं साहब मेरी तो प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली, कब्जा कर ली, और अब मेरी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर दिया। भाई साहब रजिस्ट्रियां भी वापस होती हैं, कैंसिल होती हैं भारत में। कोर्ट है हमारे पास। अगर आप गलत नहीं हो, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपकी लड़ाई मैं भी लड़ूंगा, मेरी पूरी टीम लड़ेगी। आज मेरे साथ लीगल टीम के लोग भी हैं, हमारी पंजाब की पूरी टीम के साथी यहाँ पर मौजूद है, हरियाणा के भी साथी मौजूद है। हम लोग कोशिश करेंगे आप सबसे बात करें, एक एक से इंडिविजुअली मिलूंगा, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे। आपकी जो समस्या है, अगर किसी को नोटिस आया हुआ है तो नोटिस दिखाओ मुझे, कौन सा नोटिस है, उसका जवाब क्या देना, वो ही बताएंगे। वैसे मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ, 3 तरह के नोटिस होते हैं, उनके बारे में समझ लो। पहला नोटिस होता है जो बैंक से आता है। कैसे पता चलेगा बैंक का नोटिस है? उसके ऊपर बैंक का नाम लिखा होगा। जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसी का नोटिस होना चाहिए। दूसरा नोटिस होता है वकील का। कैसे पता चलेगा वकील का नोटिस है? उसके ऊपर एडवोकेट या हिंदी में वकील लिखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये वकील का नोटिस है। तीसरा नोटिस होता है कोर्ट का। कैसे पता चला कोर्ट का है? उस पर न्यायालय या कोर्ट लिखा होगा। अगर कोई भी नोटिस आया, बैंक का नोटिस आए चाहे वकील का या कोर्ट का, जवाब तीनों के देने हैं। कैसे देने? बैंक के नोटिस के जवाब के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसका जवाब दे सकते हो एक प्लेन पेपर पे लिख करके, जो बैंक से आया। अगर नोटिस आया आपका वकील से, इसका जवाब भी आप खुद दे सकते हो, लेकिन खुद मत देना। किसी वकील को पकड़ना लोकल, अपनी जान पहचान के, वो जवाब देगा। वकील का जवाब वकील से दिलवाओ। और अगर आया नोटिस कोर्ट का, तो कोर्ट में खुद प्रेजेंट होकर के जाओ। वकील को भी ले जा सकते हो, नहीं तो खुद जाओ और जज के सामने अपनी बात रखो, और जैसी स्थिति है वैसी बताना, झूठ मत बोलना, क्योंकि जज के सामने झूठ बोलोगे, उन्हें पता चल जाएगा तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो तुम पर पेनल्टी लगा सकते हैं। अपनी स्थिति बता दो। और सबको पता है यार, आज व्यापार 10% भी नहीं रहा। कल मैं चांदनी चौक मार्केट में था, सब ऐसे ऐसे व्यापारी जो कहते थे हम 1 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस करते थे, आज वो कह रहे हैं 10 लाख का भी बिजनेस नहीं है। कह रहे इतनी हालत खराब है, बच्चों की फीस नहीं पे कर पा रहे, लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे। कह रहे किसको किसको बताएं अपना रोना। मैं नाम नहीं लूंगा, हरप्रीत जी के पास एक फोन आया, बड़ी ब्रांड का, जो बड़ा ब्रांडेड व्यक्ति है,
उसकी कहां पर शॉप है भाई? चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार में शॉप है उसकी। उसने कहा मेरा इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा नाम है, मैं बता भी नहीं सकता किसी को, लेकिन मैं अपना दुख बताऊं किसे? और कुछ लोग डर से शर्मा करके, लोगों को पता ना चल जाए मेरी स्थिति खराब है, चुप होकर बैठे। साहब ये चुप होकर बैठने का समय नहीं है, क्योंकि कल घर गाड़ी कब्जा कर लेगा तो पता तो चल ही जाएगा ना। अपनी आवाज उठाओ। तुमने कोई गुनाह नहीं कर दिया। सबसे पहले तो खुद को दोषी मत मानो। लोग दोषी मान रहे, गलती मेरी है, आपकी गलती नहीं है, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं। अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। अपने आप को दोष मत ठहराओ, दोषी मत दो। आप जिम्मेदार नहीं हो भाई। कोरोना आपने लेकर के आए, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने लेकर के आए, नोटबंदी आपने नहीं करी, तो इसकी सजा अपने आप को क्यों देनी? और मान लो कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाएगा। अभी आज ही पता चला राजस्थान में एक परिवार ने पूरे ने सुसाइड कर लिया। बताओ कैसे बचाऊंगा मुझसे? कल को मान लो आज नहीं तो कल ये लोन माफ हो गया, श्योर हो गया। क्यों? क्योंकि अब संख्या बल इतना हो गया। अच्छा आज नहीं तो कल हो जाएगा, उस परिवार को मैं वापस कैसे लाऊंगा? 7 लोगों का परिवार था, एक्सपायर कर गया। मैं लड़ाई किसके लड़ रहा हूं? मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है यार, इनके ऊपर कोई लोन नहीं है, इनके ऊपर कोई लोन नहीं है, हमारी टीम पर कोई लोन नहीं है, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कैसे शुरू हुई थी मैंने बताया था। महाराष्ट्र में एक परिवार ने सुसाइड किया था। मेरी एक ट्रेनिंग होती थी कर्जे से बाहर निकलने की, मैं उसकी फीस लेता था। मैंने कहा ये फ्री दूंगा ट्रेनिंग, कोई सुसाइड मत करो। उसका फायदा ये हुआ आज हम 20,000 ज्यादा लोगों को सुसाइड करने से बचा चुके हैं। लेकिन अभी भी हम बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं हर जगह नहीं जा सकता, मेरी लिमिटेशंस है। मैं तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घरों पर नहीं पहुंच सकता। मैं यहां आ गया, तुम यहां मिल लिए, अब तुम ये संदेश दूसरों को दो, कम से कम इतना तो बोल दो कि कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण सुसाइड ना करे। बस भाई कर्जा हो गया, अपने आप को, अपने बच्चों को सजा मत दे बस। अब वो कहेगा जी मैं खाऊंगा कहां, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। उसको बताओ भैया कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। बहुत सारे लोगों को हमने, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं थी, हमने एमएलए एमपी से फोन करके उनको खाने की व्यवस्था करवाई कि तेरे एरिया का बंदा है, मर जाएगा यार। और एमपी एमएलए की जिम्मेदारी बनती है कि उसके एरिया का कोई परेशान है, तुम भी जाओ अपने एरिया के एमपी एमएलए के पास, लेटर लेकर के जाओ। अगर किसी की स्थिति इतनी खराब है कि उसके लिए खाने के लिए रोटी भी नहीं बची है, स्थिति ज्यादा खराब है, उसको लेटर दो। और हमारी टीम का लेटर लेकर जाना साथ में। हमारी टीम फोन भी करेगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं बात करूंगा एमपी से, आपके एमएलए से बात करूंगा, आपके कलेक्टर से बात करूंगा। मर जाना विकल्प नहीं है भाई, क्योंकि दुनिया से चले जाओगे, ये जीवन वापस नहीं आ सकता। और कितने दिन की, 5 साल 10 साल, स्थिति फिर सुधर जाएगी। जीवन तो यार 50 साल 100 साल का होता है। 5-10 साल खराब हो गए तो क्या जीवन खराब कर ले? नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर भी कोई परेशान करता है, कोई साहूकार परेशान करता है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान करता है, कोई बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, उन्हें यह अधिकार नहीं है। आपने पैसा लिया, वो आप उनके गुलाम नहीं बन गए हो। अगर कोई ये सोचता हो कि उसने आपको गुलाम बना लिया है, आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, हमें भेजो, कंप्लेन करो उसकी। कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे रिकवरी एजेंट की हम नौकरियां छुटवा चुके हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंसियां बंद हो गई हैं जो लोग गाली गलौज करते थे। और इन्होंने क्या रखा है? लड़कियों को रखा हुआ है। लड़कियां गाली गलौज करती हैं, बदतमीजी करती हैं, धमकी देती हैं, घर आकर के बैठ जाते हैं रात को 9-9 10-10 बजे तक। खैर अब नहीं बैठ रहे कुछ दिन से, क्योंकि आरबीआई ने भी सख्ती कर दी और हमने भी बता दिया लोगों को आपके अधिकार। कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर सुबह 7 बजे से पहले शाम को 7 बजे बाद कॉल नहीं कर सकता। सुबह 9 बजे से पहले शाम को 7 बजे के बाद आपके घर पर नहीं आ सकता। आ गया और आप घर पर नहीं हो तो आपका वेट करने के लिए घर पर नहीं बैठ सकता। आपकी प्रेजेंस में भी आधे घंटे ज्यादा घर में नहीं रुक सकता। आधे घंटे बात हो जाएगी, या तो हाँ या ना। घर में रुकने का क्या मतलब है? फिर भी अभी 1-2 चीज और बताता हूं। अगर कोई फिर भी परेशान करता है, कॉल करके परेशान करता है, बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, पहले तो ये समझो वो फोन करके परेशानी क्या। अगर वो फोन करके पैसे मांग रहा है तो भाई वो तो उसका अधिकार है, आपने पैसे लिए, वो मांगेगा, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो दिन में 50 बार फोन कर रहा है, गाली गलौज करने लगता है, बदतमीजी करने लगता है, तो उसको एक बार प्यार से समझा दो, भैया आरबीआई की गाइडलाइन से आप गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकते, मैंने पैसे लिए, मेरी स्थिति आज ठीक नहीं है, मैं समय पर दे दूंगा, या मुझे इतने बजे इस दिन को कॉल कर लेना। फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो मैंने कहा उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लो, फोन में आजकल रिकॉर्डिंग हो जाती है, घर आया तो वीडियो रिकॉर्ड कर लो, हमें भेज दो। जैसे व्हाट्सएप कॉल करते हैं, 1 मिनट। और फिर भी अगर कोई, जैसे भाई ने कह दिया व्हाट्सएप कॉल करते हैं, दूसरा फोन साथ में रखो, स्पीकर ऑन करो, रिकॉर्ड कर लो। प्रूफ चाहिए मुझे। प्रॉब्लम क्या आती है, तुम ओरली बोल रहे हो, बाद में वो मुकर जाएगा, वैसे मैंने तो बोला ही नहीं, मैं कैसे लड़ूंगा आपका केस? नहीं, कोर्ट में भी जाऊंगा, कहीं थाने भी जाऊंगा, कुछ लड़ाई लड़ूंगा तो मुझे सबूत चाहिए ना। आप ऐसे तो कोई किसी पे भी आरोप लगा दे, आप इन पे आरोप लगा दो जी इन्होंने मुझे गाली दी, तो कोर्ट कहेगा सबूत दो। मुझे कोई सबूत चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग क्यों बोल रहा हूं, सबूत चाहिए। वैसे ऑल दो कानूनन ये रिकॉर्डिंग भी सबूत नहीं है, लेकिन फिर कम से कम हमारी बात मजबूत हो जाती है कि हम झूठ नहीं बोल रहे,
हम झूठे आरोप नहीं लगा रहे, नहीं तो क्या होगा, कोर्ट सोचेगा इसने पैसे लिए थे, आज ये देना नहीं चाह रहा इसलिए झूठे आरोप लगा रहा है। कम से कम हमारी बात सही हो जाए कि हम झूठे आरोप नहीं लगा रहे। फिर भी कोई बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे, तो आप यहां रहते हो, यहाँ की टीम के नंबर लो, हमारी टीम से बात करा दो। इससे बड़ी बात क्या होगी, उसको बोलो भैया ये मेरे वकील साहब इनसे बात कर ले जरा, देख लेंगे हम उसको। गाली गलौज नहीं कर सकता, समय ले सकते हो, समय मिल जाएगा, समय दिया भी जा रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी 6-6 महीने के, 1-1 साल के समय मिलने शुरू हो गए, क्योंकि अब बैंकों पर दबाव पड़ना शुरू हुआ और सरकार पर भी दबाव है। अभी आरबीआई ने भी नोटिस हमारे को लेटर के जवाब देने शुरू कर दिए। आप लाइव सुनते होंगे, वीडियो में मैंने बताया। अभी आरबीआई से मैसेजेस भी आ रहे हैं। हमारी जो लीडर है सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, जो इसको लीड कर रही हैं, उनको मेल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहे हैं। अब वो सरकार चाह रही है बात करना। क्यों चाह रही है पता है? जब ये संख्या 50,000 थी, सरकार कुछ बोल नहीं रही थी, सुन नहीं रही थी। संख्या हो गई 1 लाख। सरकार को लगा यार ये तो संख्या बढ़ रही है, बात करो। फिर संख्या हो गई 2 लाख। आज की डेट में 2,85,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। अच्छा सोचो, जिस दिन ये 25 लाख हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? जिस दिन ये 50 लाख हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? जिस दिन ये 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? सरकार यहाँ आएगी, यहाँ जहां मैं खड़ा हूं ना, लिख लेना मेरी बात, यहाँ आएंगे सरकार के लोग, कहेंगे भैया बताओ क्या करना है। क्यों? क्योंकि मैं नेताओं को अच्छी तरह जानता हूँ, एक ही भाषा समझते हैं। जब इन्हें दिखता है इनका वोट खिसक रहा है, और इस बार हमने तय कर लिया भैया हम उसके साथ खड़े हैं जो हमारे साथ खड़ा है। सीधी सी बात है, जो जनता का कर्जा माफ करेगा, जनता उसका साथ देगी। पार्टी पॉलिटिक्स धर्म जाति से ऊपर उठ करके काम करो, जिसको सपोर्ट करना करो। कई लोग कह रहे हैं आप तो जी भाजपा के विरोधी हो। मैंने कहा तो भाजपा वालों का पहले माफ करो, क्या दिक्कत है? व्यापारी तो वैसे ही भाजपा का समर्थक रहा है, उनका माफ कर दो। फिर चुप हो जाते हैं, कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हो। हमारी किसी पार्टी नेता से कोई दुश्मनी नहीं। जो जनता का नहीं है, हाँ हम उसके दुश्मन है भाई। जो जनता का साथ दे रहा है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई भी नेता ये कहता हो कि हाँ जनता कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, बोल दे, बोले ना कि हाँ सिर्फ हम अंबानी अदानी का कर्जा माफ करेंगे, हम आम जनता कर्जा माफ नहीं करेंगे। एक बार बोल तो दो, फिर जनता अपना तय कर लेगी भैया हमें भी किसको तय करना है, किसको चुनना है, हम देख लेंगे। सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार नहीं है साहब। है कितना 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन राइट ऑफ कर दिया गया। 10 लाख करोड़ कितना होता है? 10 लाख करोड़। अगर 1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए भी लोन माफ किया जाए तो सोचो 1 करोड़ लोगों को राहत हो जाएगी, उतने ही में जितना ये 5 साल में इनका किया। लेकिन आम इंसान की कोई सुनता नहीं है। अच्छा अमीरों का लोन पता है क्यों राइट ऑफ हो रहा है, क्यों उन्हें मदद हो रही है? क्योंकि वो सरकार से मांग करते हैं। हमारी बहनें हैं ये बताएंगी, और हम सब भी जानते हैं। एक माँ अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती साहब जब तक रोता नहीं है। वो दूध पीता बच्चा, माँ को कैसे पता चलेगा भूखा है? रोएगा नहीं तो। सरकार माई बाप है, सरकार के सामने तुम बोलोगे नहीं, सरकार को सपने तो नहीं आने वाले। सरकार के सामने अपनी बात रखो। और कैसे रखनी है? जो फॉर्म दिया गया फॉर्म भरो, खुद फॉर्म भरो, कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाओ। दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाएंगे। वैसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना जाना पड़े, लेकिन तैयार है ना इस चीज के लिए। हो सकता है सरकार बुला ले, और अभी जल्दी में, मैं मतलब दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार में पैनिक है। हो सकता है तुम्हारी जानकारी जो सरकार को भेजी गई है, सरकार तुमसे संपर्क कर ले। कोई बात नहीं, सरकार का कोई व्यक्ति का फोन आ जाए, कोई मिलने आ जाए, कोई आपके बैंक में बुला ले, जाओ अपनी स्थिति बताओ। अगर कोई पैसा मांगे, पैसे नहीं देने, 1 रुपया भी नहीं देना किसी को। और कोई कहता हो जी हाँ हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, हम वित्त मंत्रालय से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है जी मदद करो। क्या मदद चाहिए? वही, या तो हमारा लोन माफ कर दो, और अगर माफ नहीं कर सकते तो 2 साल का समय। सबने एक ही बात बोलनी है भाई, कितना समय? 2 साल। अब कोई कहेगा जी 2 साल की जरूरत नहीं, मुझे 6 महीने में। भाई तेरे को नहीं है ना, किसी को तो जरूरत पड़ सकती है। सब एक साथ बोलो भाई, अपनी लड़ाई क्यों लड़नी? अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार। हाँ असली इंसान वो है जो दूसरों की लड़ाई लड़े। मानो भाई को जरूरत नहीं है, ये फिर भी लड़ाई लड़ रहा है तुम्हारी। इनको हो सकता है 6 महीने की जरूरत है, आपको हो सकता है 1 साल की जरूरत हो, सब 2 साल बोलो। तो सरकार क्या करेगी? चलो 2 साल नहीं दे रहे भाई, सबको 1 साल दे दिया, जिनके 2 साल कंप्लीट हो गए फिर और लेंगे, क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको 2 साल का समय मिल गया, 2 साल में आपकी स्थिति नहीं सुधरी, तो सरकार को कम से कम बताएंगे तो सही क्यों नहीं सुधर पाई। और ऐसा नहीं होता साहब, ईमानदारी से बताओ, अगर 2 साल का समय मिल जाए, व्यक्ति मैक्सिमम लोग सच में निकल जाएंगे यार। 90% 95% लोगों का जीवन बच जाएगा। लोगों को सच में बताऊं, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनकी कहानियां सुनता हूं। घर में खाने के लिए नहीं है, स्थिति इतनी खराब है, बता नहीं पा रहे किसी को। अपने बच्चों को मतलब अपने आंखों के सामने अगर सोचिए कोई बच्चों के साथ गलत करे तो क्या होगा। बेंगलोर में क्या हुआ,
3 साल की अपनी बच्ची को एक इंजीनियर ने पानी में डुबो के मार दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो खाना मांग रही थी। 2 साल से नौकरी नहीं थी साहब उसके पास, पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, लेकिन अपने बच्चों को भूखा कैसे देखता? कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कह रहा कुछ भी काम दे दो, काम ही नहीं मिल रहा है। और सरकार के लोग कह रहे हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मंत्री ने तो यहां तक बोल दिया कि कोरोना का भारत की इकोनॉमी पर असर ही नहीं पड़ा। अरे कौन सी दुनिया में रहते हो यार? मैं कहता हूं किसी मार्केट में जाके 10 व्यापारियों से मिल लो, 10 में से 9 व्यापारी बता देगा अपनी स्थिति कैसी हो सकता है, 10 में 10 की खराब हो, 2-4 को छोड़ दो बड़े बड़ों को, बाकी सबकी खराब है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं लड़ूंगा आपकी लड़ाई, मैं आपके साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, लेकिन मैं आपकी लड़ाई तब तक नहीं लड़ सकता जब तक आप इस लड़ाई में पार्टिसिपेट ना करो। संगठित होकर एक काम करना है, सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़नी। और आज जितने लोग आए व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, एक आसपास रहते हो एक दूसरे की मदद करो। कोई रिकवरी एजेंट किसी के यहाँ पहुंच जाए, बदतमीजी करना, पहुंच जाओ 50 लोग, ओए कैसे कर रहा है, मेरा भाई है। सामने वाले में हिम्मत नहीं है भाई कुछ बोल दे जाकर के। प्रॉब्लम क्या, अकेले अकेले लड़ रहे हो। बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी है कोई भी तोड़ देगा, लेकिन लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। सर आपसे जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे हस्बैंड की सोच बदल गई। ठीक है, नहीं कुछ टाइम पहले 4-5 महीने पहले उनकी सोच थी कि मैं मरने लगूं, लेकिन आप पता नहीं कहां से भगवान ने भेजा कि सोच बदल गई। नहीं हाँ जी, अरे नहीं भाई नहीं, भैया भी जा रहे थे मिसेज के साथ, बच्चे भी साथ में, तो आपको देखा मैंने एक बार वीडियो शेयर की और मम्मा और भैया को भाभी को दिखाई, वो आपसे जुड़े और उन्होंने। देखो ऐसा है, वो एक शेर है ना कि सूरज तो नहीं हूं, दिया हूं मैं, जितना मेरा वजूद है काम आ रहा हूं मैं, मेरा इतना ही वजूद है। बस मैं ये चाहता हूं तुम में से कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। भाई के नाते, दोस्त के नाते, बेटे के नाते, साथी के नाते, जो कहना चाहो। कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए ना, आधी रात बात कर लेना, मेरी टीम मदद करेगी। मुझसे बात करना चाहोगे मुझसे कर लेना, दिल्ली में मेरा ऑफिस है वहां आ जाना। ऐसा कोई कदम मत उठाना, क्योंकि ये लड़ाई। पता क्या है कि हम चाहते हैं, हम बैंक वालों को आगे बोलते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दो, लेकिन उनका जवाब ही ये है कि नहीं। असल में क्या है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको पैसे मिलेंगे। आपको पता है, शायद जब लोन लिया होगा पता होगा, लोन देने का भी कमीशन है, लोन की जो किस्त जाती है हर महीने उस पर भी कमीशन है, लोन रिकवरी का भी कमीशन है। ये पूरा कमीशन का काम चल रहा है, वो अपनी कमीशन क्यों छोड़ेगा? अभी बात करते ना, अभी बताता हूं। आपने अगर किसी एप्लीकेशन से लोन लिया हो, चाहे वो एनबीएफसी से लिया हो, बैंक से लिया हो, प्राइवेट फाइनेंसर से लिया हो, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सबके केसेस अलग अलग हैं, तो 1 to 1 बैठ लेते हैं, हर एक का केस देखेंगे। बिल्कुल मैं जाने वाला नहीं हूं जब तक एक एक व्यक्ति से ना मिलूं। मैं भी मिलूंगा, मेरी टीम के लीगल टीम में आज ये दीपांशु जी हैं, ये हमारे प्रदेश प्रभारी भी हैं और ये एडवोकेट भी हैं। इनका भी नंबर आपको मिल जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी, इनका नंबर भी मिल जाएगा। हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी, ये भी हमारे प्रदेश प्रभारी हैं यहाँ के, ये जलंधर से हैं। अमनदीप शर्मा भारती जी, हाँ हमारी पूरी टीम है, और भी साथी हैं, उनसे भी मिल लीजिएगा। ऊपर रंजीत जी हैं, और भी साथी मिल जाएंगे आपको। मैं भी आप सबसे मिलूंगा, प्रॉब्लम सुनेंगे, समाधान भी करेंगे। अगर किसी के पास कोई नोटिस आया हुआ है तो अभी, अगर आपके पास नोटिस है तो अच्छी बात है। अगर नोटिस अभी नहीं है, घर पर है, तो व्हाट्सएप पर मंगा लो, क्योंकि नोटिस मैं देखूंगा तो मैं और अच्छी तरह आपको गाइड कर पाऊंगा एक्चुअल में नोटिस कौन सा है। क्योंकि नोटिस की जैसे मैंने बताया 3 कैटेगरी है, इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे चेक बाउंसिंग का नोटिस अलग आता है, जो आरसी कट गई है उसका नोटिस अलग आएगा, जो नॉन बेलेबल वारंट आता है, बेलेबल वारंट आता है कोर्ट से, उसका नोटिस अलग आता है। तो मुझे, हाँ मुझे पता चल जाए कि कौन सी धारा है, क्या है, ताकि मैं आपको सही गाइड कर पाऊं। हाँ आप बोलो क्या कह रहे हैं? अब समस्या क्या है? हाँ ये सब कोई बात नहीं। आप, मैंने कहा ना आपको नोटिस आया होगा ना, नहीं बिना नोटिस के कैसे करेगा, सूट कैसे फाइल किया होगा?
नहीं नहीं, आपके यहाँ कोई नोटिस नहीं आया ना अभी? हाँ, वो नोटिस की कॉपी निकलवा लेंगे, बता दूंगा। अगर आपने एड्रेस चेंज किया है उसमें भी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अगर आप वो नोटिस रिसीव नहीं करते, मैंने कहा, तो कोर्ट एक्स पार्टी भी कर सकता है उसको, यानी आप डिफॉल्टर हैं, तो उसका इलाज क्या वो बता देते हैं। अभी बैठेंगे, अभी बात करेंगे सबके साथ बातचीत करेंगे, जैसे मैंने कहा 1 to 1 बात करेंगे। फिर भी मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं कि आप इस जानकारी को ज्यादा लोगों से शेयर करिए। कम से कम अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहां भी आप रहते हैं उसके आसपास अनाउंसमेंट करवाइए कि अगर कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में तो सुसाइड ना करे। कर्जा मुक्ति अभियान निःशुल्क चल रहा है देश में, और जैसे मैंने कहा अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। कोई कानूनी उसके बारे में कि भाई मैं आपका फाइल ऊपर करा दूंगा, मैं आपका लोन यहां से करा दूंगा, कुछ नहीं देना। अगर कोई पैसा मांगे मेरे नाम से, मेरी टीम के नाम से, तुरंत उसकी एफआईआर करा दो, क्योंकि ये अभियान हम निःशुल्क चला रहे हैं यार। लोग वैसे ही परेशान हैं, उनसे और पैसे ले लिए जाए, ये तो इंसानियत के खिलाफ हो जाएगा। और सच बता रहा हूं, आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी भगवान, खुदा, वाहेगुरु, अल्लाह, जिसमें भी तुम्हारी आस्था हो, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता किसी का जीवन बचाने का यार। और करना क्या है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो जानकारी, यही तो कह रहा हूं मैं। उनको बता दो कि भैया कर्जे से बाहर निकलने, ट्रेनिंग तो अटेंड कर। 20 तरीके, कोई ना कोई तरीका काम आ जाएगा। नहीं आएगा पॉजिटिविटी, जैसे भाई ने कहा ना, पॉजिटिविटी आ जाएगी कि कोई तो है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। आज से पहले तो कोई था ही नहीं। अभी किसी ने हमारी टीम को कहा कि आप बेवकूफ बना रहे हो, ऐसे कर्जा माफ नहीं होगा, तो मेरी टीम के लोगों ने जवाब दिया, अगर मान ले सर ने काम आज छोड़ दिया तो कौन उठाएगा आवाज तुम्हारी? कम से कम सर आवाज तो उठा रहे हैं, कम से कम सरकार ने सुनना तो शुरू करा। आज वित्त मंत्रालय से, आज आरबीआई से अगर लेटर आ रहे हैं, कल ही आरबीआई की स्टेटमेंट आई, पता है क्या? आरबीआई ने बोला है कि जो पेनल्टीज लगती हैं मल्टीपल, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाता है और फिर उस पर सरचार्ज लगते हैं, फिर उस पर पेनल्टी लगती है, वो समाप्त की जाएगी। तो जो तुम्हारा लोन 1000 रुपए का 10,000 बन जाता था ना, अब वो 1000 का 2000 बनेगा, 10,000 नहीं बनेगा। क्यों हुआ? आरबीआई पे दबाव पड़ा कि यार ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, वो खत्म हो जाएगा पेनल्टी पर। ईएमआई के चेक बाउंस होते हैं तो दो तरफ से पेनल्टियां लगती हाँ, इधर से बैंक लगाता है और दूसरा अपना बैंक लगाता है। उस पे भी आप देखो भी जब लोन हम करवाते हैं तो हमें पूरा मतलब बताया नहीं जाता भी ये आपका रिपीट भी लगेगा, एक चेक 2 बार। देखिए ऐसा होता है, बैंक बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा है। पहली ये नहीं बता रहा कि आपने अगर फोरक्लोजर करना है तो क्या होगा। आपको बैंक नहीं बताता कि कितनी ईएमआई को आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। बैंक आपको समय के बारे में नहीं बताता। बैंक आपको अंडरराइट नहीं बताता। अंडरराइट आपको पता ही नहीं अंडरराइट क्या है। अंडरराइट का मतलब होता है बैंक गारंटी ले लेगा, भाई आप 10 साल से व्यापार कर रहे हो बैंक से, बैंक को आपकी स्टेटमेंट पता है, बैंक को आपका सब कुछ पता है। बैंक कहता है कि चलो यार ये व्यक्ति अच्छा है, इसको 2 साल का समय दो, 2 साल में लोन भर देगा, क्योंकि हमें इसकी स्थिति पता है। इसको अंडरराइट करना बोलते हैं। बैंक उस कस्टमर का तो अंडरराइट कर दे जिसकी ईएमआई लगातार सही जा रही थी। आधी ईएमआई तो सर हमारी इसी में चली जाती है। और अभी आप लोगों की ईएमआई भी बढ़ा दी गई होंगी, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा था। कई लोगों ने तो ये बताया कि 50 ईएमआई थी और उसको 70 कर दिया गया, 80 कर दिया गया। तो इंसान कहां तक भरेगा यार, ये तो लूटने वाला काम करते हैं। अभी सबसे 60,000 रुपए बना दिया। कोई बात नहीं, अभी सबसे बात करेंगे, पर्सनली बात करेंगे। 1 to 1 आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, को बुलाऊंगा मैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं सबसे। आ जाओ